गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। एक वैध अनुबंध का प्रथम और आधारभूत तत्व प्रस्ताव है, क्योंकि यह अनुबंध अधिनियम की वह आधारशिलता है जिस पर अनुबंध का निर्माण होता है। सर्वप्रथम कोई भी पक्षकार ठहराव का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव करता है और उसकी स्वीकृति से ठहराव का निर्माण होता है। ठहराव के बिना अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। अतः किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव का होना महत्वपूर्ण है। यह प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों से ही मिलकर होता है। प्रस्ताव अनुबंध की वह आधारशिलता है जिस पर अनुबंध रूपी भव्य महल खड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रस्ताव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हम किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसे प्रपोज करना ज़रूरी होता है, उसके सामने प्रस्ताव रखना ज़रूरी होता है कि आप इस काम के लिए तैयार हैं, क्या आप इस काम के लिए अपनी सहमति देते हैं। सामान्य शब्दों में एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की इच्छा से उद्देश्य से प्रकट करता है तो उसे दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो तो यहाँ एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट या व्यक्त करने का ही प्रस्ताव करता है। इसकी परिभाषा में सबसे पहले हम प्रोफेसर पॉल्को के अनुसार लेते हैं। वो कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव को पक्षकार बनाने की इच्छा का व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। एम्स के अनुसार विधित बाधिकरण अनुबंध के निर्माण करने की इच्छा को शब्दों या आचरण द्वारा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा के उद्देश्य से प्रकट करके दूसरे व्यक्ति इसके कार्य को करने या न करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे तो ये कहलाता है कि वह पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो इच्छा व्यक्त की गई है उसे हमें प्रस्ताव कहते हैं। सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष निकलता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में स्वेच्छा से शर्त के आधार पर किसी ठहराव के पक्षकार बनने या न बनने की इच्छा को व्यक्त करना ही प्रस्ताव कहलाता है। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं। जय विजय से कहता है कि वह अपनी मारुति 800 सीसी कार 90,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार है तो यहाँ कहा जाएगा कि जय ने विजय के समक्ष कार बेचने का प्रस्ताव रखा है। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार सुरेश नरेश कहता है कि यदि नरेश उसे 500 रुपये दे तो वह उस पर अपने ऋणों के लिए 3 माह तक न्यायालय में दावा नहीं करेगा। यहाँ पर सुरेश नरेश के समक्ष दावा करने से रोकने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव के लक्षण और तत्व तथा वैधानिक नियम। प्रस्ताव में सबसे पहले जो आते हैं 2 पक्षकारों का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मस्ट बी 2 पार्टी। प्रस्ताव के निर्माण के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। इसमें एक पक्षकार प्रस्ताव करने वाला और दूसरा पक्षकार इसके समक्ष प्रस्ताव रखता है। एक व्यक्ति स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता। इस संबंध में लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वयं के अधिकार के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है किसी कार्य को करने का प्रस्ताव। इसी विशेषता का नेक्स्ट पॉइंट है किसी कार्य को करने का प्रस्ताव। जब प्रस्ताव अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है तो ऐसे प्रस्ताव सकारात्मक प्रस्ताव होते हैं तथा प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। जैसे विमलेश अमिताभ के साथ मिलकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण करने का प्रस्ताव करते हैं तो यह किसी कार्य को करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसका किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावग्रहीता पर किसी कार्य को नहीं करने या रोकने लगाने का भी प्रस्ताव होता है।
जैसे कमल एंड सन्स 5 लाख रुपए देकर विमल एंड सन्स से कहे कि वह 1 वर्ष तक उसके प्रतियोगी व्यापार न खोले, तो इसे हम किसी कार्य को न करने के संबंध में प्रस्ताव कहेंगे। सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरे पक्षकार उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करे। तीसरा पॉइंट है इसका, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि इससे दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार और दायित्व की उत्पत्ति हो सके और जिसके परिणाम स्वरूप वैध अनुबंध का निर्माण हो सके। ऐसी प्रकृति के प्रस्ताव जो सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, प्रतिष्ठा, पारिवारिक, राजनीतिक अथवा मनोरंजन संबंध हो, इन प्रस्तावों के आधार पर पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व या संबंध उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे साथ घूमने जाना, खेलने जाना, साथ साथ अध्ययन करना, साथ भोजन करना, ये सब वैधानिक प्रस्ताव में नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, प्रस्ताव विनय के रूप में होना। जब कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव करता है तो ऐसे प्रस्ताव रिक्वेस्ट के रूप में होने चाहिए, अतः प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा का पालन करने का बाध्यता हो जाती है। नेक्स्ट है इसका, प्रस्ताव विशिष्ट तथा सामान्य हो सकता है। प्रपोजल में भी जनरल, मतलब प्रस्ताव सामान्य हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या पक्षकार के लिए किया जाता है जिसे वह विशेष व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, तो इसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। इससे विपरीत जब प्रस्ताव सामान्य जनता या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह या संपूर्ण विश्व के लिए हो, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों का पालन करने हेतु स्वीकार कर सकता है। अर्थात सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति अपनी शर्तों का पालन करने हेतु स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव स्वीकृति की सूची संबंधी पक्षकारों को देना आवश्यक नहीं है, जबकि विशिष्ट प्रस्ताव में स्वीकृति की जानकारी संबंधित पक्षकार को देना जरूरी है। मतलब 2 तरह का प्रस्ताव हो सकते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव, जयललिता परितोष को अपना जयपुर रोड स्थित फार्म हाउस 20 लाख रुपए बेचने का प्रस्ताव पत्र लिखकर करती है। यह विशिष्ट प्रस्ताव है क्योंकि इसमें केवल पारितोष के समक्ष ही रखा गया है। अब जो सामान्य प्रस्ताव, जनरल प्रस्ताव होता है, वो इस मामले में हम उदाहरण देते हैं कि इस मामले में कोई कंपनी है जो जुखाम की दवाई बनाती है, जिसका नाम स्कोकल ब्लास रखा गया है। इस कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति इस कंपनी द्वारा बनाई गई दवाइयों को 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कंपनी निर्धारित विधि के अनुसार सेवन करेगा, तो उसे यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कंपनी उस व्यक्ति को 10 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। तो ये एक तरह का जनरल प्रस्ताव हो गया जो सभी के लिए होता है, और विशेष प्रस्ताव किसी विशेष पर्सन के लिए होता है। आज के लिए और नेक्स्ट प्रस्ताव है, प्रस्ताव की शर्त निश्चित होना। प्रस्ताव और प्रस्ताव की समस्त शर्तें निश्चित हो, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित हो सकते हैं। प्रस्ताव भी स्पष्ट और गर्भित हो सकते हैं। जैसे अशोक राजवन को अपनी सी स्क्रीन वाला मकान 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है,
तो ये स्पष्ट प्रस्ताव है। और सुरेश लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के 2 किलो मलाई घेवर, 5 किलो मिश्री वाला मावा, यह तो सुरेश के आचरण से स्पष्ट होता है कि वो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार द्वारा निर्धारित मूल्य देने के लिए तैयार है। तो ये गर्भित प्रस्ताव हो गया। नेक्स्ट है प्रस्ताव का संवहन करना। कोई भी प्रस्ताव अनुबंध के रूप में तभी परिवर्तित हो सकता है जब उसका स्वीकृति कर दी गई हो। अतः प्रस्ताव की जानकारी स्वीकर्ता की आवश्यक रूप से होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के संवहन या जानकारी संबंधी पक्षकार इसके समक्ष प्रस्ताव किया जा सकता है। किसी भी माध्यम या किसी भी ढंग से प्रस्ताव किया जा सकता है, मौखिक, लिखित या अन्य कोई भी तरीका। प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन होना आवश्यक है। नेक्स्ट टेंडर प्रस्ताव या स्थायी प्रस्ताव भी हो सकता है। प्रस्ताव करने का निमंत्रण और प्रस्ताव करने की इच्छा के अंतर होता है। नेक्स्ट प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।